नमो नमो प्रणाम। नमो रिहंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बसाहूणम यशो वंचनमुक्कारो शब्बपावप्पणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् अज्ञानतिमिरन्धाणं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इस व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका। और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के पंचम प्रकरण और पंचम प्रकरण में हम व्यंजनांत नाम फिर से एक बार अभ्यास करें व्यंजनांत नामों का। और व्यंजनांत नाम में अब अंत वाला नाम देखते जैसे पुल्लिंग का था उसी प्रकार यहाँ पर स्त्रीलिंग में भी यहाँ पर देखेंगे कि सीमन शब्द है। तो सीमन शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में है, ये सीमन शब्द। तो इस सीमन शब्द का रूप भी उसी प्रकार से हुआ था। जैसे कि राजा, राजानौ, राजानः, तो यहाँ पर क्या होगा सीमा, सीमानौ, सीमानः, सीमानम, सीमानौ, सीमानौ और फिर आगे से यहाँ पर अ का लोप हो गया तो फिर क्या बनेगा सीमन में से अ का लोप हो जाएगा तो म आधा और इसमें क्या होगा नौ के साथ ऑल सिमना होगा, सिमना प्लस अस अर्थात सिमना। तो उस प्रकार से ही पूरा के पूरा है। सप्तमी एक वचन में जो है वो भी क्या है सिमनी और सीमनी, इस प्रकार से दोनों प्रकार। कोई किसी को तकलीफ इसमें सीमन करने में, सीमन के रूप में? नहीं गुरुजी। ओके ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। तो आगे ये दामन शब्द है जो कि नपुंसकलिंग है। और नपुंसकलिंग हम लोग देखे थे कहाँ, तो वो प्रथमा द्वितीया। यहाँ पर अगर देखा जाए कि प्रथमा द्वितीया द्विवचन और सप्तमी एक वचन में उसका लोप नहीं करना है, बाकी सेम टू सेम है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दामन शब्द है। कौन सा? दामन प्लस प्रत्यय क्या है 0। तो दामन प्लस 0 पद क्या बनेगा दामन। सही है, पद यहाँ पर दामन बन गया। और हम लोग नियम में जानते हैं कि पद के अंत में 9 हो तो 9 का क्या करना है लोप, अर्थात रूप क्या होगा दाम, यानी कर्ता कर्म एक वचन है दाम। फिर द्विवचन, तो द्विवचन में यहां पर हम लोग देखेंगे कि दामन प्लस प्रत्यय क्या है दीर्घई। और वहां पर हम लोग देखे थे कि नपुंसकलिंग के दीर्घई प्रत्यय लगने पर और सप्तमी के ई प्रत्यय लगने पर क्या है विकल्प से अन का लोप होता है। एक बार अन का लोप करेंगे, लोप जब नहीं करें तब इसका रूप क्या होगा दामनी। ठीक है, लोप कर दें तो लोप कर देंगे तो म से अ निकल जाएगा तो म और न आधा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दामन प्लस दीर्घई, तब यहां पर रूप क्या होगा दामनी। तब यहां पर रूप क्या हो जाएगा दामनी। ठीक है, अब यहां पर नपुंसकलिंग बहुवचन, तो नपुंसकलिंग बहुवचन का प्रत्यय क्या है दामन प्लस ह्रस्वई। ठीक है, और ये ह्रस्वई प्रत्यय कैसे घुट प्रत्यय है, तो घुट प्रत्यय लगने पर क्या होगा नौ के पूर्व का स्वर दीर्घ होता है। तो यहां पर भी दीर्घ कर देंगे, नौ का पूर्व का स्वर दीर्घ है, यानी मौ का क्या हो जाएगा मान, यानी क्या हो जाएगा दामान प्लस ह्रस्वई। और यहां पर रूप क्या बनेगा दामानी। इस प्रकार से रूप होगा, अर्थात कर्ता कर्म एक वचने दाम, द्विवचने दामनी और दामनी, और बहुवचने क्या होगा दामानी। ठीक है, ये कर्ता कर्म करण से तो एक समान ही होगा। क्या एक समान होगा, तो अन का लोप करेंगे, तो अन का लोप करेंगे तो फिर रहेगा क्या दामना रहेगा कि नहीं दामना, और उसके बाद प्रत्यय जोड़ देना है सराधी प्रत्यय, दामना प्लस आ करेंगे तो फिर क्या बनेगा दामना। ठीक है, ए प्रत्यय लगाए तो दामने, अस प्रत्यय लगाए तो दामना। ठीक है, ओस प्रत्यय लगाए तो दामनो हो, आम प्रत्यय लगाए तो दामना। लेकिन सप्तमी एक वचन में फिर से विकल्प से लोप होता है, एक बार लोप कर देंगे तब ई प्रत्यय लोप करेंगे तो फिर क्या होगा दामनी। जब लोप नहीं करेंगे तब क्या होगा
दामनी, ठीक है। और फिर यहाँ पर नपुंसकलिंग, यहाँ पर संबोधन में एक बार नौ का लोप होता है, एक बार लोप नहीं होता है, विकल्प से होता है। एक बार लोप कर देंगे कि तो हे दाम, लोप नहीं करेंगे तो क्या बनेगा, हे दामन। नाम में तो उसी तरह से नौ का लोप करना है और भ्याम प्रत्यय लगाए तो दामभ्याम, भिस प्रत्यय लगे तो दामभिः, भ्यस प्रत्यय लगे तो दामभ्यः और सु प्रत्यय लगे तो क्या बनेगा, दामसु। इतना ही है नपुंसकलिंग में। बोलिए, इसमें कोई किसी को तकलीफ है? कोई किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर हम लोग देखेंगे अब आत्मन शब्द। कैसे शब्द है? आत्मन। तो आत्मन शब्द यहां पर है। तो आत्मन शब्द का उसी प्रकार से है, सिर्फ क्या बोला गया था, म अंत वाला अथवा तो व अंत वाला जो है उसके पूर्व में अगर वो संयोग हो, संयोग व्यंजनांत ऐसे म अंत वाला और व अंत वाला हो तो अन का अ का लोप नहीं होता है। अन का अ का लोप कहां करते थे? स्वरादि अघुट प्रत्यय। लेकिन यहां पर तब अन का अ का लोप नहीं करना है। अब देखिए आत्मन में त और म का संयोग है कि नहीं? त और म का संयोग है, अर्थात इसमें अन का अ का लोप यहां पर नहीं होगा। तो फिर इसका रूप, तो इसका रूप तो प्रथमा द्वितीया, यहां पर प्रथमा और द्वितीया द्विवचन तक इन पांचों में तो राजन की तरह ही है कि नहीं? तो क्या है इसमें? तो आत्मन शब्द है। क्या है यहां पर? आत्मन। तो आत्मन प्लस जीरो अर्थात क्या बनेगा? आत्मान, क्योंकि जीरो प्रत्यय घुट प्रत्यय है कि नहीं? घुट प्रत्यय होने पर क्या होगा? नौ के पूर्व का स्वर दीर्घ, यानी आत्मान प्लस जीरो। ठीक है, आत्मान प्लस जीरो करने के बाद ये पद बन जाएगा। पद क्या बनेगा? आत्मान। पद के अंत में नौ हो तो नौ का लोप, अर्थात रूप क्या बनेगा? आत्मा। कर्ता एक वचन है आत्मा, द्विवचने आत्मानौ, सिर्फ औ प्रत्यय लगेगा। आत्मान प्लस औ करेंगे तो आत्मानौ, अस प्रत्यय लगे तो आत्मानः, अम प्रत्यय लगे तो आत्मानम, औ प्रत्यय लगे तो आत्मानौ। अब जो है कि यहां पर प्रश्न था जो कि स्वरादि अघुट प्रत्यय है, वहां प्रश्न है आत्मन प्लस क्या है प्रत्यय? अस। तो आत्मन प्लस अस प्रत्यय है, तो आत्मन प्लस अस प्रत्यय ये स्वरादि अघुट है। तो एक्चुअल नियम से क्या होना चाहिए? अन का अ का लोप होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या बोला गया कि म और वो संयोगांत वाला हो, यानी संयोग के अंत में म और व हो तो फिर क्या होता है? अन का अ का लोप नहीं होता है। तो नहीं होता है तो फिर इसको हम लोग सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो सीधा सीधा इसमें जोड़ेंगे तो फिर क्या बनेगा? आत्मनस, स का र और र का क्या हो जाएगा? विसर्ग, अर्थात रूप क्या बनेगा? आत्मनः। तो देख लीजिए कर्म बहुवचन क्या है? आत्मनः है। पंचमी षष्ठी एक वचन देख लीजिए क्या है? आत्मनः है। तो उसी प्रकार से है। ठीक है, बाकी सब में जहां पर अब इसमें आत्मन प्लस आ प्रत्यय लगाएंगे तो फिर क्या होगा? आत्मना। ए प्रत्यय लगाए तो आत्मने। ठीक है, ओस प्रत्यय लगाए तो आत्मनो हो, आम प्रत्यय लगाए तो आत्मनाम। ठीक है, इतना ही यहां पर स्वरादि प्रत्यय। अब व्यंजनादि प्रत्यय अगर देखा जाए तो व्यंजनादि प्रत्यय में क्या होगा? तो व्यंजनादि प्रत्यय उसी प्रकार जैसे था, अर्थात आत्मन प्लस क्या करेंगे इसमें? भ्याम। आत्मन प्लस भ्याम। तो व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर क्या होता है? पूर्व का नाम पद और पद के अंत में नौ हो तो नौ का लोप, अर्थात आत्म प्लस भ्याम, आत्म प्लस भ्याम। तो रूप क्या होगा? आत्मभ्याम। इस प्रकार से आत्मभ्याम यहां पर रूप कर देंगे आत्मभ्याम। भीस प्रत्यय लगे तो आत्मभिः, भ्यस लगे तो आत्मभ्य, सु लगेगा तो फिर क्या होगा? आत्मसु। सिर्फ इतना फेर है कि इसमें उसमें अन का अ का लोप करते थे, इसमें अन का अ का लोप नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे।
इसके बाद आगे यहां पर देखेंगे क्या है, इन अंत वाला नाम। अब क्या आया यहाँ पर, इन अंत वाला जो नाम है, इन अंत वाला नामों का क्या होता है, तो वो यहाँ पर देखेंगे कि इन अंत वाला नामों में क्या होता है। तो इन अंत वाला नामों में यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, कर्ता कर्म एक वचन, कर्ता एक वचन है। जैसे क्या है यहाँ पर ससिन शब्द है, कौन सा शब्द है, शशिन। तो ससिन शब्द का यहाँ पर रूप करेंगे तो कर्ता एक वचन है शशि, द्विवचन है शशिनौ, बहुवचन है शशिनः। कर्म एक वचन है शशिनम, द्विवचन है शशिनौ, बहुवचन है शशिनः। कर्म करण एक वचन है शशिना, शशिभ्याम शशिभी, शशिने शशिभ्याम शशिभ। उसी प्रकार से है। सेट कहाँ है, यहाँ पर इन अंत वाला है, ससिन अंत में क्या है, इन आया है कि नहीं, तो इन आया है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, तो देख लीजिए सर्वप्रथम यहाँ पर क्या होगा, शशिन प्लस कौन सा प्रत्यय है, जीरो। शशिन प्लस जीरो प्रत्यय, तो जीरो प्रत्यय घुट प्रत्यय है, तो घुट प्रत्यय है। और वहां पर क्या कहा गया है, घुट प्रत्यय तो है, साथ में क्या कहा गया है कि अगर इसमें इन अंत वाला हो तो मात्र और मात्र पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में ही क्या होता है, दीर्घ होता है। और नपुंसक लिंग में कहा, तो नपुंसक लिंग में प्रथमा द्वितीय बहुवचन का क्या होता है कि नौ का पूर्व का स्वर दीर्घ होता है और कहीं नहीं होता है। तो इसमें नौ का पूर्व का स्वर कौन सा है, ई। तो ई का यहां पर दीर्घ करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ससिन प्लस जीरो, पद बनाएंगे तो पद क्या बनेगा, शशिन। पद के अंत में नौ हो तो नौ का लोप, अर्थात कर्ता एक वचन क्या रूप हुआ, शशि। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर मंत्रिन शब्द है, कौन सा शब्द है कि मंत्रिन। तो मंत्रिन शब्द है तो प्रथमा एक वचन क्या होगा, कर्ता एक वचन मंत्री। कभी कभी हम लोग मंत्री ऐसे लिख देते हैं, कैसे लिख देते हैं, मंत्री इस प्रकार से लिख देते हैं, ये सही है, गलत है। क्या होता है, दीर्घ ही होता है, क्योंकि पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में नौ के पूर्व का स्वर क्या होता है, दीर्घ होता है। और पद के अंत में नौ हो तो नौ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और कुछ इसमें है नहीं कि जैसे ससिन क्या, अब इसमें सिर्फ स्वरादि प्रत्यय जोड़ते जाना है। क्या करना है इसमें, ससिन प्लस औ, तो नौ के साथ औ जुड़े तो नौ के साथ ओ जुड़े तो ससिन, नौ होता है तो ससिनौ। अस जुड़ेंगे तो ससिनस, सकार र का विसर्ग अर्थात ससिनः। अम प्रत्यय जुड़े तो नौ के साथ अम जुड़े तो क्या बनेगा, ससिनम। यानी इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रत्यय क्या क्या है। अगर प्रत्यय याद है तो सिर्फ स्वरादि प्रत्यय सिर्फ जोड़ना है, व्यंजनादि प्रत्यय आए तो नौ का लोप करना है और फिर जोड़ देना है, और कुछ इसमें है ही नहीं। तो देख लीजिए उसी प्रकार के अम प्रत्यय लगे तो ससिनम, औ प्रत्यय लगे तो ससिनौ, अस लगे तो ससिनः। अब इसमें देखिए आ लगे ससिना, ए लगे ससिने, अस लगे ससिनः, ओस लगे ससिनोः, आम लगे ससिनाम, ई लगे ससिनी। सिर्फ क्या किए, स्वरादि प्रत्यय जोड़े कि नहीं, इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ प्रत्यय याद रखना है और स्वरादि प्रत्यय इसमें जोड़ते जाना है। अब यहां पर व्यंजनादि प्रत्यय, तो व्यंजनादि प्रत्यय यहां पर देख लेते हैं। तो ससिन प्लस प्रत्यय क्या है, भ्याम। व्यंजनादि प्रत्यय लगे तो व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर पूर्व का नाम पद बन जाता है, और पद के अंत में नौ हो तो नौ का लोप, तो फिर रहेगा क्या, ससी प्लस भ्याम। अब रूप कर दीजिए, क्या बनेगा पद, ससिभ्याम। इस प्रकार पद बन गया ससिभ्याम। भीस लगे तो शशि भी, भ्यास लगे तो शशिभ्य, सु प्रत्यय लगे तो यहाँ एक नियम लगाना है कि नामी अंतस्थ के क वर्ग के बाद अगर दंत स हो तो दंत स का क्या हो जाता है, मूर्धन्य स होता है, और कुछ इसमें फेरफार नहीं है। संबोधन एक वचन है तो संबोधन एक वचन है, लोप नहीं होता है, जैसे नौ का लोप इसमें नहीं होता है, तो क्या बनेगा, हे ससिन। फिर बाकी ये दो तो कर्ता की तरह ही है, हे ससिनौ हे ससिनः।
ओके क्लियर, इसमें कोई किसी को प्रश्न? गुरुजी एक प्रश्न आत्मन में है। बोलिए। षष्ठी में बहुवचन में आत्मा नाम हुआ है। हाँ तो क्योंकि आम प्रत्यय है। हाँ तो आत्मा क्यों हो? आत्मा नाम नहीं, आत्मा नाम होगा, वहां पर हो तो फिर उसको गलत है। जी गुरुजी, इसीलिए मैंने प्रश्न किया। हाँ जी, आत्मा नाम नहीं, आत्मा नाम। जी ठीक है, मिस्टेक है प्रिंट। हाँ जी, प्रिंट मिस्टेक हो गई। ओके क्लियर, और कोई प्रश्न? नहीं। ओके चलिए, अब आगे यहां पर देखेंगे कि नपुंसकलिंग में ये है नहीं, लेकिन भाविन शब्द ये सर्वनाम है। क्या है? भाविन शब्द सर्वनाम में है। तो सर्वनाम में यहां पर हम लोग सर्वनाम का इसका ही यहां पर एक नपुंसकलिंग हम यहां पर ले लेते हैं, है ही नहीं, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, इसका हम लोग नपुंसकलिंग में ले लेंगे। तो फिर क्या होगा? तब भाविन शब्द है, कौन सा? भाविन। भाविन प्लस जीरो क्या होगा? पद बनेगा। तब पद, हाँ पद क्या बनेगा? भाविन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? पद, यहां पर पद बना कि भाविन हुआ। पद के अंत में न हो तो न का लोप, तो फिर क्या बनेगा यहां पर? भावी। कर्ता जो अगर पुल्लिंग हो तो फिर यहां पर भावी कैसे होगा? दीर्घ होगा। दीर्घ होगा कि नहीं? पुल्लिंग में करें तो, ये तो नपुंसकलिंग में हम लोग कर रहे हैं, पुल्लिंग में दीर्घ होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि ससिन की तरह, ससिन में क्या किए थे? पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में न के पूर्व का स्वर दीर्घ होता है, वो पुल्लिंग था, लेकिन ये नपुंसकलिंग में कर रहे हैं, इसलिए यहां पर दीर्घ नहीं हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद दीर्घ ई प्रत्यय, दीर्घ ई प्रत्यय लगाएंगे यहां पर, भाविन प्लस दीर्घ ई, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको जोड़ देना है। तो फिर क्या बनेगा? भाविनी। सही है। अब यहां पर क्या है कि बहुवचन, तो बहुवचन में क्या है? भाविन प्लस ह्रस्व। तो यहां पर क्या बोला गया है कि नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीय बहुवचन में न के पूर्व का स्वर क्या होता है? दीर्घ होता है। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? भाविन प्लस ह्रस्व ई, अर्थात रूप क्या होगा? भावी, भाविनी। इस प्रकार से बाकी ससिन की तरह पूरा के पूरा आ प्रत्यय लगे तो भाविना, ए प्रत्यय लगे तो भाविने, अस प्रत्यय लगे तो भाविनः, ओस प्रत्यय लगे तो भाविनः। ठीक है, आम प्रत्यय लगे तो भाविनाम, ई प्रत्यय लगे तो, ई प्रत्यय लगे तो हाँ ई प्रत्यय लगे यहाँ पर तो फिर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर भाविनी। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर देखेंगे कि इसमें सु प्रत्यय लगाएं, अब व्यंजनादि, तो व्यंजनादि में सिर्फ भाभी नौ का लोप कर देंगे, तो फिर क्या बनेगा? भाभिभ्यम, भाभिभ्यः और भाभी सु। ठीक है, भाविषु, सु में क्या करना है? मूर्धन से, नपुंसकलिंग है, एक बार नौ का लोप करेंगे तो भाभी, और नौ का लोप नहीं करे तो हे भाविन। उसी तरह से सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रत्यय याद होना चाहिए, और कुछ इसमें है नहीं। है कुछ इसमें? बोलिए, ये सब रूप करने में बाकी कुछ है इसमें? नहीं है। अब यहां पर एक देखेंगे कि स्त्रीलिंग बनाया जब जाए, जब स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो उसका रूप किस प्रकार से होता है? 9 अंत वाला का स्त्रीलिंग, लेकिन जिसके अंत में मन अंत हो उसका स्त्रीलिंग, वह जो दामन सीमन जो देखे थे उस सीमन की तरह होता है। ठीक है, तो अब इसका उस समय उसके सिवाय कोई और स्त्रीलिंग बनाना हो, जैसे कि राजन शब्द है, कौन सा शब्द है यहाँ पर? राजन। राजन शब्द है, इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करेंगे? इंगी प्रत्यय लगे, और वहां भी कहा गया जैसे ही इंगी प्रत्यय लगे तो अन का अ का क्या होता है? लोप होता है। तो लोप हो जाने के बाद ये क्या बनेगा? राज प्लस न प्लस दीर्घई, दीर्घई हो गया। अब इसका त वर्ग जब तालवश या च वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर क्या होता है? तो च वर्ग होता है, तो 9 के स्थान पर च वर्ग का क्या होगा? य होगा कि नहीं? य प्लस इसमें क्या हो, इसमें क्या लगेगा? कहाँ गया?
तो फिर इसमें क्या लगेगा? हाँ, तो फिर अब ज और य दोनों मिलकर क्या होता है? ज्ञ, अर्थात क्या हुआ? राग प्लस दीर्घ ई, अर्थात क्या बनेगा स्त्रीलिंग में? राज्ञी बनेगा। और राज्ञी बना तो ये अब दीर्घ इकारांत हो गया। दीर्घ इकारांत के दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग नाम कौन सा? नदी है। तो नदी, नद्यो, नद्यः, तो फिर क्या हो गया यहाँ पर? राज्ञी, राज्ञों, राज्ञः। नदीम, नद्यो, नदीः, तो राज्ञीम, राज्ञों, राज्ञीः। फिर आगे क्या है? नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, राज्ञा, राज्ञीभ्याम, राज्ञीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, राज्ञै, राज्ञीभ्याम, राज्ञीभ्यः, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, राज्ञाः, राज्ञीभ्याम, राज्ञीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, तो राज्ञाः, राज्ञोः, राज्ञीनां। ठीक है, नद्यां, नद्योः, नदीषु, तो राज्ञां, राज्ञोः, राज्ञीषु। फिर क्या होता है संबोधन में? राज्ञी, हे नदी, ह्रस्व, तो फिर यहां भी क्या हो जाएगा? हे राज्ञी, हे राज्ञों और हे राज्ञः। इस प्रकार से स्त्रीलिंग का इस प्रकार से होता है। कोई भी स्त्रीलिंग ये हो तो उसमें स्त्रीलिंग बनाने के बाद इंगी प्रत्यय लगने के बाद उसका रुख किसकी तरह होता है? नदी की तरह होता है। ओके, क्लियर यहां तक? किसका बैकग्राउंड आ रहा है वो म्यूट ही रखें। हाँ जी, क्लियर हो गया यहां तक? कोई किसी को कोई तकलीफ? चलिए अब आगे यहां पर हम अब देखेंगे अस अंत वाले नाम। व्यंजनांत नाम है, किसका नाम है अब यहां पर? अस अंत वाले, जिसके अंत में अस हो ऐसे ही। जैसे सर्वप्रथम न अंत वाले देखें, अन अंत वाले ऐसे तो राजन। इन अंत वाला नाम देखें जैसे ससीन। अब अस अंत वाले जिसका अंत में अस हो, जैसे कि यहां पर एक उदाहरण है चंद्रमस। क्या है यहां पर? चंद्रमस। तो चंद्रमस के अंत में अस आता है कि नहीं? आता है ना। तो अस अंत वाला नामों के लिए क्या है? तो एक नियम बाकी व्यंजनांत की तरह ही है, थोड़ा बहुत यहां पर जो अपवाद होता है उस अपवाद को नियम स्वरूप में दिया गया है। क्या है नियम? तो नियम यहां पर बोला है कि शब्द के अंत में रहे अस प्रत्यय, शब्द के अंत में रहे अस प्रत्यय का अस सर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में दीर्घ होता है, परंतु संबोधन में दीर्घ नहीं होता है। कहाँ करना है? अस में जो है, अस में कौन सा स्वर है? अस में क्या स्वर है? अ है ना। तो अ जो है वो प्रथमा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में सिर्फ प्रथमा एक वचन में ही, अर्थात कर्ता एक वचन में ही दीर्घ होता है और कहीं दीर्घ नहीं होता है। जिस प्रकार ससिन में हम लोग देखे थे, कहाँ करते थे? नौ के पूर्व का स्वर कहाँ दीर्घ होता था? प्रथमा एक वचन। उसी प्रकार यहाँ भी अस प्रत्यय के अंत वाला जितने भी अस अंत वाला हो तो उसका अ जो अस का अ जो है वो दीर्घ होगा। अ का दीर्घ क्या होगा? अ का दीर्घ यहाँ पर आ होगा। तो जहां अस है वहां पर क्या करना है? आस करना है, और कुछ यहाँ पर फेरफार नहीं है। तो देख लेंगे हम लोग रूप, सिर्फ प्रत्यय याद रखना है। अब मैं प्रत्यय नहीं बोलूंगा, आप लोगों को प्रत्यय बोलना है, ठीक है? तो चलिए यहां पर मैं पूछूंगा कि प्रत्यय क्या है। तो चंद्रमस, तो पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन का प्रत्यय क्या है? जीरो। सही है, तो जीरो है। ये क्या बोला गया कि पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन का अस का अ का स्वर क्या होता है? दीर्घ। तो अ का क्या हो जाएगा? आ होगा। तो फिर क्या बन जाएगा यहाँ पर? चंद्रमास। क्या बनेगा? अ का आ कर दिए यानी चंद्रमास। यहाँ पर अ था ना, यहाँ पर जो अ था उसका आ हो गया, अर्थात चंद्रमास हुआ। तो चंद्रमास प्लस जीरो। अब पद बनाएंगे तो पद क्या बनेगा? चंद्रमास। पद क्या बनेगा? चंद्रमास। पद के अंत में 100 हो तो 100 का र, अर्थात क्या बनेगा?
चंद्रमार, ठीक है। और चंद्रमार के बाद र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन आए तो विसर्ग होता है, अर्थात क्या हो जाएगा, चंद्रमा। यानी कर्ता एक वचन रूप क्या होगा, चंद्रमा। ये कर्ता एक वचन का हुआ। अब बाकी जो है सरादी प्रत्यय जितने हैं सिर्फ जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। तो चलिए सरादी प्रत्यय यहां पर हम लोग देख लेते हैं। चंद्रमास में अब प्रथमा द्वितीय द्विवचन का प्रत्यय क्या है, औ प्रत्यय, सही है। क्या प्रत्यय है, औ। तो सिर्फ जोड़ देंगे, सौ के साथ औ जोड़ेंगे तो क्या होगा, सौ होगा कि नहीं। चंद्रमा तो वहां तक था ही और औ यहां पर जोड़ दिए, क्या यहां पर क्या हो गया, चंद्रमसौ। क्या होगा, चंद्रमसौ। सौ के साथ औ जुड़े, क के साथ औ जुड़े कौ, तो के साथ ओ जुड़े तो, उसी प्रकार सौ के साथ ओ जुड़े तो सौ, अर्थात क्या हुआ, चंद्रमसौ। ठीक है। अब यहां पर कर्ता कर्म बहुवचन में जो है, कर्ता कर्म बहुवचन का प्रत्यय क्या है, आस प्रत्यय है, चंद्रमस। और कहां आस प्रत्यय है, पंचमी षष्ठी एक वचन में भी क्या है, आस प्रत्यय है। तो इन चारों जगहों पे सिर्फ जोड़ना है और कुछ नहीं है। चारों जगहों का एक ही जैसे रूप होगा। क्या रूप, यहाँ पर क्या रूप होगा, एक जैसे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्रमसस। क्या होगा, चंद्रमसस। डायरेक्ट चंद्रमसस कैसे हो जाएगा, चंद्रमसस, सौ का र और र का क्या करेंगे यहाँ पर विसर्ग, अर्थात क्या बन जाएगा, चंद्रमसः। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये चंद्रमसः। कहाँ कहाँ, कर्ता कर्म बहुवचन और कहाँ, तब पंचमी षष्ठी एक वचन में। इन चार जगहों पे क्या हो गया, चंद्रमसः। इन चार जगहों पे क्या हो गया, चंद्रमसः। ठीक है। अब आगे, ठीक, आगे का प्रत्यय सिर्फ जोड़ना है। तृतीय एक वचन का प्रत्यय, तो चंद्रमस प्लस आ करेंगे तो चंद्रमसा। चतुर्थी एक वचन का प्रत्यय ये, तो फिर क्या होगा, चंद्रमसे। पंचमी षष्ठी तो देख लिए हैं। षष्ठी सप्तमी द्विवचन का प्रत्यय ओस, तो चंद्रमसो, स का र का विसर्ग, अर्थात चंद्रमसो हो। षष्ठी बहुवचन का प्रत्यय आम, साम नहीं, क्या है, आम। चंद्रमस प्लस आम करेंगे तो फिर क्या बनेगा, सौ के साथ आ जुड़े तो साम हो जाएगा, चंद्रमसाम। ठीक है। सप्तमी एक वचन का प्रत्यय ई, तो फिर क्या होगा, चंद्रमसी। यहां तक क्लियर। अब व्यंजनादि प्रत्यय, तो व्यंजनादि प्रत्यय यहां पर हम लोग देखेंगे कि व्यंजनादि प्रत्यय क्या है। तो व्यंजनादि प्रत्यय भ्याम है, भीष है और क्या है, हाँ, भ्याम भीष और यहां पर क्या देखेंगे, भाम भीष और सु प्रत्यय देखेंगे। ठीक है। चलिए, तो यहां पर सर्वप्रथम चंद्रमस प्लस क्या बनेगा, भ्याम। अब व्यंजनादि प्रत्यय में ध्यान दीजिएगा, नियम तो वही है कि व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर पूर्व का नाम पद बनता है। सही है, चंद्रमस पद बन गया। और हम लोग जानते हैं कि पद के अंत में सौ हो तो सौ का र हो जाता है, अर्थात क्या बनेगा, चंद्रमर। मस तो था ही, चंद्रमर प्लस क्या होगा यहाँ पर, भ्याम प्रत्यय, चंद्रमर प्लस भ्याम। अब क्या होगा, तो एक नियम हम लोग सीख चुके हैं, सौ के र के पूर्व में ये र किसका हुआ है, सौ का र हुआ है कि नहीं जी। तो सौ के र के पूर्व में अ हो, यहाँ पर अ है जी, म में अ, यहाँ पर म में अ है ना, है। तो सौ के र के पूर्व में अ हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन भ, क्या है, घोषवान व्यंजन है कि नहीं जी। तो फिर र का क्या होता है, कहां से लोप हो जाएगा,
ये कब का नियम सीख चुके हैं, कितने बार ये संधि में नियम आया, जितने बार वाक्य बनाए इतने बार हर एक पाठ में ये नियम आता है, अभी तक याद नहीं हुआ? थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्या होगा, श के र के पूर्व में अ हो और उसके बाद घोषवान व्यंजन आए तो र का क्या होता है, ऊ होता है। सही है। तो फिर अब अ वर्ण और ऊ वर्ण, क्योंकि र का ऊ हो चुका है, अ और ऊ दोनों मिलकर ओ, तो फिर यहां पर क्या बन जाएगा, चंद्रमो। क्या बन जाएगा, चंद्रमो। और उसके बाद क्या है यहाँ पर भ्याम, अब जोड़ देंगे तो फिर रूप क्या बनेगा, चंद्रमोभ्याम। क्या बनेगा, चंद्रमोभ्याम। ठीक है। उसी प्रकार भीष प्रत्यय लगे, यहाँ पर भ्याम है, भौ से ही हुआ है, भीष प्रत्यय लगे तो भी क्या होगा, चंद्रमोभिः। भ्यस प्रत्यय लगे तो चंद्रमोभ्यः। ठीक है। अब एक सु प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, सु प्रत्यय। तो सु प्रत्यय में क्या करना है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। किसका बैकग्राउंड आ रहा है, कौन है, क्यों बारंबार किसी को सूचना देना, मिच्छामि दुक्कडम, ध्यान रखिए ये सब में। चलिए, अब चंद्रमस प्लस सु, तो स प्रत्यय भी क्या है, व्यंजनादि प्रत्यय है कि नहीं, तो व्यंजनादि प्रत्यय, तब व्यंजनादि प्रत्यय लगने पर पूर्व का नाम पद बन जाता है। तो ये तो पद तो बनाना ही है, और पद बनाएंगे तो फिर क्या होगा, स का र हो जाएगा। और एक नियम हम लोग सीख चुके हैं कि पदांत र के बाद कौन सा, बोलिए था, कौन सा नियम सीखे हैं, सही है, देखिए अधूरा 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 करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने पहले दिन से बोला था कि जितनी बार संधि का नियम करना है साथ में बोलिए, अगर साथ में वो आप एक एक करके बोलते होते तो फिर आज ये याद हो जाता। लेकिन आपको सिर्फ शॉर्टकट चाहिए, र का डायरेक्ट 100 कर देंगे, होता है इस प्रकार से, 100 होता है, हो जाता है। लेकिन क्या करना था, याद करना था उसको कि पदांत र के बाद तालवश्य मूर्धन्य सदंत स आए तो फिर र का क्या होता है, तालवश्य मूर्धन्य सदंत श विकल्प से होता है। ये सब आप डायरेक्ट करते गए लेकिन याद नहीं किए। अब याद नहीं किए तब तो नीचे देखेंगे, अरे ये तो बहुत भारी है, ये तो कहीं आया ही नहीं है। हम पहले दिन से कहते थे कि अब तक होगा, तो फिर ये कोई इतना नियम याद रखना है ही नहीं, सिर्फ हमें प्रयोग में लाना है, रूटीन में लाना है। और रूटीन में लाने के लिए 2-5 बार इसको तो बोलना ही पड़ेगा। 2-5 बार नहीं, मेरे पास जितनी बार मैं यहाँ पर संधि करता हूं, मैं नियम बोलता हूं कि नहीं, तो नियम बोलते बोलते ही याद हो जाता है। और अगर एक बार वो हो गया तो वो नियम कभी भी भुलाता नहीं है। नियम नहीं बोलते तो एकदम से मुंह पे नहीं आ रहा था पूरा सेंटेंस, तो उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा। क्योंकि हम जितने भी सिद्ध करते हैं किसी ना किसी का आधार पर करते हैं ना, तो ये नियम हमारे लिए आधार है। कोई भी सिद्धि के लिए, भले वो क्रियापद की सिद्धि हो कि नाम पद की सिद्धि हो कि संधि की सिद्धि हो, कोई भी सिद्धि के लिए आधार के स्वरूप में क्या है, नियम है। इसलिए नियमों को याद रखना जरूरी है। सिर्फ नियम को समझना नहीं, नियम को अब आप सब किस पे जुड़े हैं, अध्यापक योजना में ना। अतः अध्यापक योजना में किसी को जब पढ़ाएंगे, अपने लिए तो ठीक है वहां तक,
लेकिन किसी को अब हमको सिखाना हो, पढ़ाना हो, तो फिर ये नियम करना क्या है, जरूरी है कि नहीं? जी गुरु। जरूरी जी गुरु। है। इसलिए याद कर लीजिए ये सारे नियम, क्योंकि बारंबार ये संधि के जितने नियम है वो आते रहेगा। तो ये नियम क्या था, पदांत र के बाद तालवश्य मूर्धन्य स दंत स आए तो फिर र का तालवश्य मूर्धन्य स विकल्प से होता है। अब यहाँ पर विकल्प से होता है तो र के स्थान पर एक बार करेंगे, तब एक बार क्या होगा, आधा स होगा, यानी जो चंद्रमस था वहीं रहेगा, और उसके साथ सु जोड़ देंगे तो रूप क्या बन जाएगा, मस्सु। क्या हो जाएगा, मस्सु। ठीक है, जब र का दंत स किए तब, और जब न करे तो न करे तो ये तो दंत स कैसे हैं, तो दंत स तो क्या है, अघोष है ना जी। अब हम नियम वो बारंबार कब से यहाँ पर कह रहे थे कि पद के अंत में र के बाद, पदांत र के बाद क्या आए तो विसर्ग कब होता है, विराम अथवा अघोष व्यंजन। तब विराम आने पर तो बहुत बार हम लोग विसर्ग किए, जैसे कि चंद्रमसह में किए थे कि नहीं, जी किए थे, क्योंकि विराम आया था। मोभ्य में विराम आया था, भीहि में विराम आया था, लेकिन इसमें विराम नहीं है। क्या है ये, स अघोष है, तो अघोष होने पर भी क्या होता है, विसर्ग होता है। तो इसीलिए एक बार जब स न करे तब उसका विसर्ग कर देंगे, इस र का विसर्ग करेंगे, तब रूप क्या होगा, चंद्रमहसु। अर्थ इसीलिए सप्तमी बहुवचन में रूप कितने हैं, 2 है। एक बार विसर्ग करें तो चंद्रमहसु, विसर्ग न करें तो फिर क्या होगा, चंद्रमस्सु। अर्थात र का स करें तब चंद्रमस्सु, श न करे तो फिर क्या होगा, चंद्रमहसु। ठीक है। संबोधन, तो संबोधन में क्या बोला है, संबोधन में स्वर दीर्घ नहीं होता है, पहले अस का अस ही रखना है, यानी क्या करना है, चंद्रमस, तो चंद्रमस के बाद स का र का विसर्ग, अर्थात क्या होगा, चंद्रमह। तो इस प्रकार से रूप इसका चंद्रमस का हुआ, चंद्रमः, चंद्रमसौ, चंद्रमसः, चंद्रमसम, चंद्रमसौ, चंद्रमसः। फिर चंद्रमा, चंद्रमसा, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभिः, चंद्रमसे, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभ्यः। फिर चंद्रमसः, चंद्रमोभ्याम, चंद्रमोभ्यः। फिर चंद्रमसः, चंद्रमोसोः और चंद्रमसाम। सप्तमी एक वचन चंद्रमसी, द्विवचन है चंद्रमसोः, बहुवचने चंद्रमहसु अथवा चंद्रमस्सु। संबोधन एक वचने हे चंद्रमः, द्विवचने हे चंद्रमसौ और बहुवचने हे चंद्रमसः। इसी प्रकार अप्सरस स्त्रीलिंग शब्द है, अप्सरस का है क्या है, इसमें भी अस अंत वाला है कि नहीं, अप्सरस, तो इसमें भी अस अंत वाला है, जैसे चंद्रमस है उसी प्रकार अप्सरस है। प्रथमा एक वचन में अस का अ का स्वर दीर्घ होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, इसमें रस का रास होगा, रास होने के बाद स का र का विसर्ग, अर्थात प्रथमा एक वचन का रूप क्या होगा, अप्सराः। सही है, क्या है उसमें, अप्सराः। जैसे चंद्रमाः उसी प्रकार क्या बनेगा, अप्सराः। बाकी सेम टू सेम है, तो उस प्रकार स्त्रीलिंग में इस प्रकार है। नपुंसक लिंग में देखेंगे तो नपुंसक लिंग में पयस शब्द है, पहले स्त्रीलिंग का यहाँ पर देख लीजिए ऐसे ही है, लेकिन पयस शब्द जो है वो पयस शब्द में एक इसमें पयांसी हुआ होता है, क्यों होता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम।